नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की रिवाइज इंडिया की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक। बचा पार्टी, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। इसको जो है हम डिटेल में कवर करने वाले हैं और बहुत ही कम से कम वक्त में। तो बिना किसी देरी के जो है इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। चलिए, तो भाई मैं हमेशा आपसे क्या बोलता हूं, हमेशा आपसे बोलता हूं कि चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर के नाम पे जाया करिए कि चैप्टर का जो नाम है वो कहना क्या चाह रहा है। तो चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, जो हमारा राष्ट्र है और राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो जीवन रेखाएं हैं उसे हम क्या बोल देते हैं। तो अर्थव्यवस्था का जब भी नाम आ जाए तो हमेशा पैसा है ना, मैंने बताया था ना, अर्थव्यवस्था जो भी हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है भाई, इसे चलाने में किन किन चीजों का रोल होता है। जैसे मैं अपने शरीर की बात करूं, शरीर में जो है खून दौड़ता रहता है और खून दौड़ना अगर बंद कर देगा तो हम मर जाएंगे। वैसे ही किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ चीजें जो होती हैं बहुत जरूरी हो जाती हैं, है ना। तो वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तभी इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, है ना। चलिए, तो भाई हम बात करें अपने ग्रह की। किस ग्रह की बात हो रही है, तो पृथ्वी ग्रह की बात हो रही है। तो इस पूरे पृथ्वी ग्रह को ही चलाने के लिए जो है ना, तीन महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। वो तीन चीजें क्या हैं, तो देखो, एक है भूमि यानी कि जमीन, एक है जल और दूसरा है वायु, है ना। अब इन तीनों को जो हमने कैसे जोड़ा है उसकी ही हम जो है इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करें भूमि पर, भूमि के भाई सड़कें हैं, रेलवे लाइंस है ना। अगर हम जल की बात करें, जल पे क्या जाता है भाई, जल से अब भाई हम पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज पहुंचाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज पहुंचाते हैं, उसमें इन तीनों का ही इस्तेमाल होता है। तभी इन्हें क्या बोला गया है, तभी इन्हें बोला गया है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अगर ये तीनों चीज नहीं होंगी, मैं भूमि जल वायु की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं भूमि पे चलने वाली सड़कें हैं, है ना, जल पे चलने वाला जहाज है और वायु में चलने वाले जो एरोप्लेन है। अगर ये तीनों ही नहीं होंगे तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, सोचो कैसे व्यापार होगा, कैसे जो चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, है ना। तो हमने इसे कितने भागों में डिवाइड किया है, तो हमने इसे लगभग 4 भागों में जो है डिवाइड किया है। एक है भाई सड़क परिवहन, यानी कि सड़कें, भूमि की बात हो रही है। एक है भाई रेल परिवहन, रेल भी किस पे होती है, भूमि पर होती है। और तीसरा है जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि पानी में जो जहाज होते हैं, नाव होती हैं, उनकी बात हो रही है। और चौथा है बेटा प्रमुख समुद्री पथ, है ना। इसकी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं उनकी बात हो रही है, बेसिकली जो बंदरगाह होते हैं उनकी बात हो रही है ना। तो ये भी जो है, ये दोनों ही सेम हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो वैसे 3 मुख्य चीजें हैं भाई, सड़क, रेल और जल, है ना। और एक चीज मैंने नहीं लिखी है, वो है बहुत जरूरी, वायु। क्या नहीं लिखी है मैंने, वायु। वायु मैंने लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। वायु जो है, वायु परिवहन जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं। और यहां से जो है सबसे पहले हम उठाते हैं भाई, भारत के पास जो है यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे सबसे पहले हमने उठा लिया है सड़क परिवहन को। किसको उठाया है, सबसे पहले हमने सड़क परिवहन को उठाया है। एक एक करके जो है हम सारी चीजों को देखेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा, भारत के पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कितना है, तो देखो 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भारत में जो है 62,15,797 किलोमीटर की जो है बेटा सड़कें बन गई हैं। सड़कों का जो नेटवर्क है वो बिछा हुआ है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं सड़कों की मार्ग की, तो हमने इसे जो है 6 वर्गों में विभाजित कर लिया है। यानी कि जो सड़कें हैं ये कई टाइप की होती हैं, तो ऐसे ही जो है हमने क्या किया है, हमने इसे 6 भागों में जो है डिवाइड कर दिया है। कौन सी है भाई, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है राष्ट्र राजमार्ग, चौथा है भाई जिला मार्ग, और 5वां है अन्य सड़कें, और 6वां है सीमांत सड़कें। इनको जो है हम एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आपको। चलिए, अगर मैं बात करूं बेटा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की, अच्छा इसमें आपको लग रहा है ना चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज मतलब ऐसा कुछ शेप बना रही होंगी, है ना। तो अगर मैं देखो थोड़ा सा यहां पे देखना, तो भाई जो रास्ता जो है ये बेसिकली एक परियोजना है। क्या है, बहुत बड़ी परियोजना है। 6 लेन वाला जो हाईवे है ये बेसिकली एक परियोजना है जो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, इन चारों को जो है जोड़ती है ना। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं बेटा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, है ना। ये जो परियोजना है 6 लेन वाला क्या है, ये महा राजमार्ग है, यानी कि 6 लेन वाला ये हाईवे है जो बेसिकली दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को और दिल्ली को जो है आपस में जोड़ता है। तभी हमने इसका नाम क्या रख दिया, चतुर्भुज, ठीक है। चलिए, और क्या भाई इस योजना में, ये जो परियोजना थी बेटा, इसमें एक चीज और है। क्या है भाई, तो अगर मैं जाऊं, देखो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है, उत्तर दक्षिण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, उत्तर, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को ये जोड़ता है आपस में। कैसे जोड़ता है, तो भाई देखो यहाँ पे श्रीनगर और कन्याकुमारी, देखो ऊपर है श्रीनगर और नीचे क्या है, नीचे कन्याकुमारी है ना। अगर वही मैं बात करूं, किसकी बात करूं, पूर्वी पश्चिम, पूर्वी पश्चिम यानी कि ये देखो ये है पूरब और ये है पश्चिम, तो इसे भी जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, तो यहाँ पे जो है सिलचर और पोरबंदर, है ना। तो सिलचर यहां पे पड़ता है कहीं यहां पे, और पोरबंदर जो है आपका गुजरात में यहां पे पड़ेगा, है ना। इन दोनों को जो है जोड़ता है। आपको आई होप जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग को आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये जो परियोजना है इसे
कौन से स्थापित करवा रहा है, कौन इसका कामकाज देखता है, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो आपको इतनी जो चीजें हैं इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। तो बेटा देखो, जो हमारे राष्ट्र के जो राजमार्ग हैं बेटा, दूर दराज जो क्षेत्र हैं उन्हें जो आपस में जोड़ती है ना, सुदूर हिस्सों को जो है आपस में जोड़ने का काम करता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे से बोलते हैं, है ना। चलिए, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह आ सकता है, कौन सा सबसे पहला राजमार्ग था, तो आपको पता होना चाहिए शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग जो था पहला राष्ट्रीय राजमार्ग था। उसने कहां से कहां तक जोड़ा था भाई, तो दिल्ली और अमृतसर को जो है इसने आपस में जोड़ा था, इसलिए इसकी जो संख्या है वो नंबर 1 है, यानी कि पहला ये राष्ट्रीय राजमार्ग था। आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए। अब एक और चीज पता होनी चाहिए, कौन इनका रखरखाव करता है, कौन इन्हें बनवाता है, तो यहां पे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है इन्हें बनवाता है, CPWD। ठीक है, इनका काम यही करवाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता होना चाहिए राजमार्ग, यानी कि जो स्टेट में, यानी कि राज्य की जो राजधानियां हैं इन्हें विभिन्न हिस्सों में जोड़ते हैं, यानी कि विभिन्न जिलों से जो राज्य की राजधानियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो लखनऊ को जो अलग अलग हिस्सों से जोड़ेंगे, लखनऊ को अलग अलग जिलों से जोड़ेंगे उसी राज्य के, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम राजमार्ग बोल देंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसका काम कौन करवाता है ये पता होना चाहिए, काम कौन करवाता है, कौन बनवाता है इन्हें, कौन का रख रखाव करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इनका जो है रख रखाव और बनवाने का काम इन्हीं के पास होता है। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा जिला राजमार्ग। तो भाई जिला के जो मुख्य हेडक्वार्टर्स होते हैं उन्हें अन्य जगहों से, अन्य छोटे छोटे कस्बों से कौन जोड़ता है, तो वो जिला मार्ग जोड़ता है। ठीक है ना। तो जिला मुख्यालय को जो है जिले के अन्य भागों से कौन जोड़ता है, तो जिला मार्ग जोड़ता है। कौन बनवाता है इन्हें, तो इन्हें जिला परिषद इनका रखरखाव करता है और इन्हें बनवाता भी जिला परिषद है। आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य सड़कों की। ये 5वीं सड़क है। तो अन्य सड़कें में कौन सी आ जाती है सड़कें, तो अन्य सड़कों में बेटा ग्रामीण सड़कें आ जाती हैं। और ये जो ग्रामीण सड़कें हैं किस योजना के तहत बनवाई जा रही हैं, तो ये जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है बनवाई जा रही हैं। ये जो चीजें हैं वो याद रखना, रटने वाला थोड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ठीक है। अब आखिरी जो सड़कें हैं वो है सीमांत सड़कें। सीमांत से आपको मतलब समझ में आ गया होगा। सीमांत मतलब देखो, ये हमारी जो देश की सीमा है, यहां पे जो सड़कें हैं, है ना, देश की जो सीमा, यहां पे जो सड़कें बनवाता है, सीमा कहां तक है, तो ये देखो, ये सीमा है हमारी, है ना, नीचे तो समुद्र है ना इधर, है ना, तो ये सीमा है। सीमाओं पे जो रोड बनवाते हैं ये कौन बनवाता है, तो देखो यहां पे सड़क सीमा सड़क संगठन जो है इन्हें सीमांत सड़कों को बनवाता है। ये जो प्रोग्राम है कब से शुरू हुआ था, तो 1960 से शुरू हुआ था, है ना। तो यहाँ पे सीमांत सड़कों के जो दुर्गम इलाके हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे आबादी बहुत कम होती है लेकिन लोग तो रहते हैं ना, तो इनकी भाई सुविधाओं के लिए जो है ये सड़कें बनवाई जाती हैं। जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, है ना, जिनके पास चलने को नहीं है, तो ये जो है बेटा यहाँ पे इनके लिए जो है सड़कें बनवाई जाती हैं, ताकि जो सीमा जो राज्य है उन पे जो लोग रहते हैं इनका जीवन जो है आसान हो सके, है ना। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब भैया इनका जो इनमें माल इस्तेमाल होता है, इनमें जो चीजें इस्तेमाल होती हैं सड़कों को बनवाने के लिए, उसके हिसाब से हमने सड़कों को 2 हिस्सों में बांट लिया है। यानी जो भी सामग्री इस्तेमाल होती हैं, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। अच्छा, पक्की सड़कें कौन सी होती हैं, जो डामर कंक्रीट वगैरह से बनवाई जाती हैं, है ना। और कच्ची सड़कें कैसी होती हैं, कच्ची सड़कें वो होती हैं इसमें हम इतना इस्तेमाल नहीं करते। ये कच्ची सड़कें जो हैं बारिश के टाइम पे जो है ये बह जाती हैं। तो 2 तरह की सड़कें होती हैं गांव में, आप जो देखते हो बेसिकली ज्यादातर जो कच्ची सड़कें होती हैं, और जो हाईवे वगैरह होते हैं, है ना, जो नेशनल राजमार्ग जो वगैरह होते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह, वो पक्की सड़कों में होते हैं। ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैंने बता दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया बहुत ही महत्वपूर्ण रेल परिवहन की। अच्छा, मैं रेल परिवहन की बात करूं बेटा, रेल परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। हमारे जो देश का रेल परिवहन है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से जो है भारी भरकम जो माल है, लोग भी आवाजाही करते हैं, है ना। और सड़कों की बात देखा जाए तो रेल में बहुत इस्तेमाल हुआ जाता है। माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह आती है, रेलवे को ना बनाना इतना आसान नहीं है। अगर मैं बात करूं कहाँ की, अगर मैं बात करूं बेटा नॉर्थ इंडिया की, एक मिनट थोड़ा सा एरेज करता हूं मैं। अगर नॉर्थ इंडिया यानी कि हमारे उत्तरी भारत की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा खेती वेती बहुत अच्छी होती है ना। खेती का सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यहाँ पे हमें रेलवे की आवश्यकता पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पे रेलवे बनाना आसान है, बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे नदियां बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे नदियां बहुत सारी हैं, उसके कारण जो है यहाँ पे पुल भी बनाए जाते हैं, रेलवे पुल भी बनाए जाते हैं, ताकि जो है हम नदियों से पार होकर जो है वहां पे हम अपना जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अपना चीजें पहुंचा सकें। तो ठीक है, नॉर्थ इंडिया में आपको बहुत सारी रेलवे लाइनें मिल जाएंगी। वहीं मैं बात करूं पहाड़ी इलाके की, ये देखो ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ये पूरा जहां पहाड़ी इलाके जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पे बेटा जो है रेलवे बिछाना नामुमकिन सा ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, है ना। और रेल कैसे बनाई जा सकती है, रेल तो बेटा बिल्कुल ही सीधी प्लेन एरियाज में जो है बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे रेलवे लाइनें बिछाना बहुत मुश्किल है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पहाड़ी इलाकों की। क्यों? क्योंकि अगर आप बिछाओगे तो बेटा यहाँ पे खर्चा बहुत आएगा, है ना। खर्चा कैसा आएगा, अब तुम सोचो एक बहुत बड़ा पहाड़ है
है ना। अब आपको यहां से यहां तक जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो यहाँ पे रेलवे कैसे जाएगी आप बताओ। और यहाँ पे दूसरी चीज ये और है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है, तो यहाँ पे उतना इन्वेस्ट करना जो है फायदेमंद नहीं है सरकार के लिए। तो यहाँ पे जो ज्यादातर लोग हैं वो सड़कों का ही इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया इतनी। अच्छा, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, है ना, और बेटा ये जो जितने भी जंगली एरिया हैं, या फिर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पे रेतीले बहुत एरिया होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं, अगर मैं गुजरात की बात करूं, यहां पे दलदली क्षेत्र बहुत है, तो ऐसे इलाकों में जो है बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है रेलवे लाने को बिछाना। अगर मैं वहीं में बात करूं, ये जो पेनिनसुला है, अच्छा आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, काफी ज्यादा बता दिया। अच्छा, अगर मैं प्रायद्वीपों की बात करूं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, तो देखो हमारा भारत ऐसा है ना नीचे, तो ये क्या है पूरा, ये प्रायद्वीप है, यानी कि 3 हिस्सों से जो है पानी से घिरा हुआ है, इसे हम प्रायद्वीप बोल देते हैं। तो भाई प्रायद्वीप में क्या होता है, यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ नहीं होते यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दर्रे वगैरह जो होते हैं, है ना, यहाँ पे दर्रे होते हैं, उसकी हेल्प से सुरंग जो है, सुरंग बनाई जाती है, पहाड़ों को काट के सुरंग बनाई जाती है, उसकी हेल्प से जो है यहाँ पे रेलवे लाइनें बिछाई जाती हैं, है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रायद्वीप की बात कर रहा हूं, यहाँ की ये जो एरिया है इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों की, यहां पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है या फिर नामुमकिन सा ही है रेलवे ट्रैक बनाना। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा जंगल बहुत है, जंगल वगैरह बहुत है, तो जंगलों से बीच में लाइनें गुजारना जो है नामुमकिन सा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है इतनी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें जो है मैंने बता दी हैं। लेकिन रेलवे की अगर मैं बात करूं बेटा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, हमारे देश का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पाइपलाइन। ओहो, ये बहुत जरूरी है बेटा, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाइप, पहले क्या होता था, पाइप से जो है पानी वगैरह पहुंचाया जाता था। अब क्या है, पाइप से जो है बहुत सारे जो हमारी खनिज हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, है ना। लिक्विड मतलब जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, लिक्विड की, सॉलिड नहीं होते, जो ठोस नहीं होते, जो है ना। हम ठोस पदार्थों को भी हम एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं पाइपलाइन से, लेकिन हमें उसे पहले स्लरी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद जो है हम एक जगह से दूसरी जगह हम उसे भेज सकते हैं। बात करूं पाइपलाइन को बिछाने में खर्चा बहुत आता है, लेकिन बेटा इससे फायदे भी बहुत होते हैं, तो वो खर्चा जो है बिल्कुल लाजमी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इससे हम जैसे प्राकृतिक गैस हो गई, तेल हो गया, पेट्रोलियम, ये सारी जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे मुख्य चीजें कौन सी आती है पेपर में, प्रश्न कौन से आते हैं पेपर में, वो देख लेना। यहां पे बेसिकली पूछा जाएगा लाइनें कौन कौन सी है। तो मुख्य जो पाइपलाइंस हैं वो 3 हैं। एक है भाई पहली गुजरात के हजीरा से लेकर जो है उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक। दूसरी लाइन की मैं बात करूं तो बेटा गुजरात में सलाया से लेकर जो है पंजाब में जालंधर तक जाती है। और अगर मैं तीसरी लाइन की बात करूं, ये ऊपरी असम में तेल क्षेत्र से जो है कानपुर तक जो है, कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है वहां तक जाती है। तो ये तो 3 लाइनें जो हैं आपको प्रमुख जो पाइप की लाइनें हैं, इनका जो है आपको नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जल परिवहन की। जल परिवहन बेटा सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ है, और ये सबसे प्राचीन भी है। अगर मैं बात करूं समुद्र से जो आप बोल सकते हो ट्रेड हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था, वो बहुत सदियों से चला आ रहा है ना। तो इन सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जो तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो है बेटा जल परिवहन, है ना। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है बेटा अंतर्देशीय जलमार्ग, यानी कि हम अपने देश के अंदर ही जो नदियां हैं इनसे क्या कर रहे हैं, इनसे व्यापार कर रहे हैं। और दूसरा हो जाता है समुद्री मार्ग, यानी कि समुद्र की मार्ग से होकर जो है हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम समुद्री मार्ग बोल देते हैं, है ना। तो 2 तरीके के होते हैं, एक तो इनलैंड और एक सीज रूट। अगर मैं बात करूं बेटा भारत की, तो भारत में जो 95% ट्रेड है, जो धंधा है, वो किससे होता है, वो जल मार्ग से ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सस्ता है काफी एज कंपेयर टू अदर सोर्सेस, ठीक है, अदर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, इसमें क्या होता है, देखो ईंधन बहुत कम लगता है, ईंधन की खपत बहुत कम होती है, और पर्यावरण हत्याती भी होता है ना। ईंधन जब कम लगेगा तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं भारत में जो स्थानीय, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं अंतर्देशीय जलमार्ग की बात कर रहा हूं, कितने किलोमीटर का है, तो वो 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें जो मोटर चालित बोट है, यानी जो मोटर से चलती है, वो कितना है, तो वो सिर्फ 3700 किलोमीटर का ही है। तो इतना ये डेटा है, आपको याद रखना है। चलिए, जो मुख्य क्या है, जो मुख्य नेशनल वाटर नंबर है, जैसे हाईवेज होते हैं ना, राजमार्ग होते हैं, वैसे ही जो पानी होता है उसके भी नेशनल वाटरवेज बना दिए सरकार ने, जैसे NW1, NW2, NW3, है ना। तो ये राष्ट्रीय, आप बोल सकते हो राजमार्ग बना दिए, राष्ट्रीय जलमार्ग बना दिए सरकार ने भी। तो कितने हैं भाई? 5 हैं। तो 5 कौन कौन से हैं, तो आप पढ़ सकते हो। इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी, है ना, ये कितने किलोमीटर का, 1620 किलोमीटर का है। अच्छा, दूसरा मैं जलमार्ग की बात करूं तो दूसरा कौन सा है, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है सादिया और धुबरी, है ना। तो ये किसके बीच में ज्यादा, ब्रह्मपुत्र नदी है, वहां से गुजरता है। और मैं बात करूं 3 नंबर की, तो केरल में वेस्ट कोस्ट, केरल में मतलब केरल मतलब ये देखो, ये है केरल, है ना, ये वेस्ट कोस्ट है ना। वेस्ट कोस्ट मतलब जो हमारा पश्चिमी जो तट है उस पे यहां पे बोला जा रहा है, ठीक है। यहां पे क्या नाम है इसका, तो कोट्टापुरम कोल्लम, ठीक है, उद्योग मंडल और चंपकारा नहर, ये सारी जो है, मतलब नहर भी आ जाती है इसमें, नहर नदियां सब आ जाती हैं इसमें। और मैं चौथे की बात करूं तो काकीनाडा पुडुचेरी नहर,
ठीक है, के साथ जो है गोदावरी और कृष्णा नदियों के निश्चित खंड। और भाई यहाँ पे क्या है, अगर मैं राष्ट्रीय जलमार्ग 5वें की बात करूं तो ये मतई नदी के साथ साथ ब्राह्मणी नदी के निर्दिष्ट खंड, महानदी और ब्रह्मांडी नदियों के डेल्टा चैनल और पूर्वी तट में जो नहर है उसे जो है जोड़ता है। तो इतनी सारी जो चीजें, इतनी सारी क्या है, जलमार्ग है ना, इनका इस्तेमाल भी होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है, तो व्यापार के लिए जो है इस्तेमाल होता है। रटने वाली थोड़ी चीजें इस चैप्टर में ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली, अभी हमने बात किया बेटा अंतर्देशीय जलमार्ग की, यानी कि हमारे भारत के अंदर जो जलमार्ग है उनकी बात की है। अब क्या है भाई, अब भैया जो बाहर आपको माल भेजना है, यानी कि भारत से बाहर दूसरे देशों में जो आपको माल भेजना है, उसके लिए क्या है, उसके लिए बेटा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं समुद्री पतन या फिर समुद्री जो बंदरगाह होते हैं। तो अगर मैं भारत की बात करूं बेटा, तो यहां पे भारत का जो तटरेखा है, भारत की तटरेखा कितनी है, तटरेखा है भारत की 7516 किलोमीटर की। यानी कि अगर मैं बोलूं ये जो एरिया जहां से समुद्र होता है, यानी तटीय क्षेत्र कितना है भारत का, कितने किलोमीटर का, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूं, ये है बेटा 7516.6 किलोमीटर का। इसमें जो है बेटा 12 प्रमुख और 181 मध्यम और छोटे पतंग यानी कि बंदरगाह हैं। उसकी हम बात कर लेते हैं। जो मुख्य बंदरगाह हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि भारत का सबसे प्राचीन कौन सा था, स्वतंत्रता की बात कौन सा जो है बंदरगाह सबसे पहले बना। तो देखो कच्छ में कांडला जो है बेटा, कांडला स्वतंत्रता के बाद जो है विकसित होने वाला पहला बंदरगाह था। क्यों था, क्योंकि बेटा इससे पहले जो है कराची पोर्ट हुआ करता था, लेकिन जब हमारे भारत का डिवीजन हुआ, जब पाकिस्तान अलग हो गया है ना, उसमें से एक पाकिस्तान देश निकला, बांग्लादेश निकला, उसके बाद जो है कराची पोर्ट जो है किसके अंडर में चला गया, पाकिस्तान के अंडर में चला गया। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहला हमारा बंदरगाह था वो कौन सा था, कांडला था, कच्छ में खुला था। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं मुंबई पोर्ट की बात करूं, ये एक प्राकृतिक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, प्राकृतिक है, नेचुरल हार्बर है ना, इंसानी हार्बर, इंसानों ने नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए। और मैं गोवा की बात करूं, यहाँ पे मरमगांव का जो बंदरगाह है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लोहा अयस्क निर्यात, यानी कि यहां से जो है लोहा जाता है ना, लोहा अयस्क का जो है निर्यात किया जाता है यहां से। ठीक है, चलिए। कर्नाटक में स्थित जो है मैंगलोर लोहा अयस्क के बारे में जो है निर्यात यहां पे होता है। कर्नाटक की बात कर रहा हूं मैं। चेन्नई में बात करूं, चेन्नई भारत के जो है सबसे पुराने मानव निर्मित बंदरगाहों में से एक है। मानव निर्मित मतलब मानवों ने बनाया है, प्रकृति से नहीं बना, लोगों ने बनाया उसे। ठीक है, चलिए। विशाखापट्टनम की मैं बात करूं, ये सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है ना। लैंडलॉक मतलब बहुत अंदर जाना पड़ता है, एकदम पूरा चारों तरफ से जो है लैंड है इसके, है ना, जमीनी भाग है इसका। ठीक है, चलो। उड़ीसा की मैं बात करूं, यहां पे जो है पारादीप बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां से जो है लोहा अयस्क का जो है निर्यात किया जाता है। और क्या है भाई, कोलकाता एक क्या है, अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है ना, नदी वाला जो है आप बोल सकते हो बंदरगाह है। कोलकाता की बात करूं मैं, नदी से जो बंदरगाह, जहां से नदी से जो है जाके व्यापार किया जाता है। नदी जो होती है, आपको पता होना चाहिए ना, जो नदी होती है वो कहां से मिल जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। तो ये इसलिए से बोला जाता है अंतर्देशीय नदी बंदरगाह। ठीक है, इतना आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, वायु की बात कर लेते हैं। भाई वायु में आ गए हैं। देखो वायु जो है बेटा 1953 में, वायु की बात हो रही है मतलब इसमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब आ जाएंगे। तो 1953 में ना बेटा वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1953 में राष्ट्रीयकरण मतलब ये सरकार के अधीन चला गया था। इससे पहले जो है हमारी टाटा एयरलाइंस थी वो इसे चलाया करती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने जो है इसे टेक ओवर कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, उसके बाद जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है, ये बेसिकली सरकार के द्वारा चलाई गई एक परियोजना है। इसमें क्या होता है, जो भी चीजें हैं, नेचुरल गैस वगैरह हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है भेजी जाती है, किसके थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू। ठीक है ना। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को जो और उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों के दुर्गम इलाकों के लिए जो है हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाता है। और इसका किसमें इस्तेमाल होता है, जो पूर्वी राज्य हैं, उत्तरी पूर्वी जो राज्य है ना, यहाँ पे जो आते हैं, यहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे सड़क नहीं होती है ना, जहाँ पे आप नाव नहीं ले जा सकते, जहाँ पे रेलवे नहीं आ सकती, वहां पे कहाँ जाएगा, वहां पे वायु परिवहन जा सकता है। और ये सबसे बढ़िया होता है, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता वहां पे वायु परिवहन जा सकता है ना। अब भाई हवाई जहाज तो हवा में उड़ता है ना ऊपर, तो वो तो कहीं भी लैंड करा दो उसे, तो है ना। तो इतनी जो चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे वही बात करिए, यहां पे देखो वायु परिवहन जो है दुर्गम इलाकों जैसे ऊंचे पहाड़, कठिन रेगिस्तान, कहीं भी से भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लीजिए, सारी हमने परिवहन की बात कर ली। अब देखो संचार बहुत जरूरी हो जाता है। संचार जरूरी क्यों हो जाता है, देखो भाई बिना कम्युनिकेशन के, बिना बातचीत के आप कैसे रह पाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे तो उसके लिए भारतीय डाक बहुत जरूरी हो जाता है। जो अपना भारतीय डाक है वो दुनिया का सबसे, आप बोल सकते हो, चलने वाला डाक है। भारतीय डाक की अगर मैं बात करूं, है ना, टेलीफोन हो गया भाई, एक जगह से दूसरी जगह जो है आप किसी को भी फोन घुमा दो, भाई अब तो जियो आ गया है। पहले तो आपने देखा होगा एसटीडी पोथफूस वगैरह बोल पूछ हुआ करते थे, तो उससे क्या होता था भाई, उससे जो हम बात क्या करते थे भाई, एक रुपए का सिक्का डालो, एक मिनट में एक रुपए में 1 मिनट बात होगी आपकी, है ना। आपको ध्यान होगा, शायद आप बहुत छोटे हो गए उस टाइम, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो भाई अगर मैं 9th 10th में था, मैं उस टाइम पे क्या होता था भाई, सिक्के डालते थे, बहुत सारे एसटीडी पोल बूथ हुआ करते थे, वहां पे जाके बात करनी पड़ती थी, है ना। तो अब वो तो सब हट चुके हैं क्योंकि जियो आ गया है ना, फिल्म हो गई भाई, है ना, समाचार पत्र, जनसंचार, मोबाइल टेलीफोन, ये सब क्या है भाई, ये सब संचार सेवाएं हैं जो हमारे भारत देश में चल रही है। इनसे भी जो है अर्थव्यवस्था दौड़ रही है।
है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात कर लेते हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब कोई बाहर के देश से हम व्यापार कर रहे होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोल देते हैं। इसमें तीन चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है भाई एक्सपोर्ट, यानी कि हम जो चीज जो भेज रहे हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्सपोर्ट। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्यात, यानी कि जो चीज हम भेज रहे हैं। अच्छा, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना इंपोर्टेड गुड्स है, यानी कि बाहर से मंगाई हुई चीज है ना, तो इसे हम बोलते हैं आयात, जो चीज बाहर से आ रही है ना। अब व्यापार संतुलन क्या होता है? तो देखो, जो निर्यात, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं व्यापार संतुलन। अगर यहां पे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो एक बहुत अच्छी बात होती है किसी भी देश के लिए, यानी कि आप चीजें भेज ज्यादा रहे हो और मंगवा कम रहे हो, तो एक पॉजिटिव चीज है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेटा अनुकूल, व्यापार का अनुकूल संतुलन। और उल्टा है अगर, यानी कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे व्यापार का प्रतिकूल संतुलन, है ना। तो यहां पे ये जो चीज है बेटा वो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, पर्यटन एक व्यापार के रूप में। अब भाई पर्यटन भी बहुत जरूरी है। पर्यटन भाई किसी ना किसी देश को, भाई ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्हें पूरा ही जो है पर्यटन चला रहा है। जैसे मैं फ्रांस की बात करूं, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटन से चल रही है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो देखो पर्यटन से क्या होता है? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है ना, और क्या होता है? स्थानीय क्राफ्ट वर्क क्या होते हैं? मतलब जो स्थानीय चीजें होती हैं, जैसे कोई बाहर से आएगा, राजस्थान आएगा, तो राजस्थान में जो भी चीजें होंगी, जो भी वहाँ के वर्कर्स वगैरह जो हाथों से चीजें बनाते होंगे, जो काफी सदियों से चली आ रही हैं, तो उन्हें जब पता चलता है इसके बारे में, तो ऐसा क्या होता है? हमारे देश की संस्कृति के बारे में उन्हें पता चलता है ना, और सांस्कृतिक गतिविधियों का जो है समर्थन मिलता है यहाँ पे, है ना। आपने भारतीय संस्कृति और विरासत की समझ, बाहर से जो लोग आएंगे, जब हमारे देश में आएंगे, तो उन्हें भारतीयों की जो संस्कृति है उसके बारे में पता चलेगा, उनकी हमारी जो विरासत है उसके बारे में पता चलेगा। तो इससे ही होता है। तो एक भाई ये भी देश में जो है आप बोल सकते हो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काफी काम करता है, ठीक है ना। चलिए भाई, इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं? इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको पूरा जो लेक्चर है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।